गुड मॉर्निंग। सॉल्ट एनालिसिस को हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे और सॉल्ट एनालिसिस के 2 लेक्चर्स के बाद हम लोगों ने बेसिक रेडिकल्स का एक बड़ा पोर्शन पढ़ा है और उसमें जो कि फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड और फोर्थ, तो बेसिक रेडिकल को लेकर हम लोग फोर्थ ग्रुप तक बात कर चुके हैं। इसके अलावा जो फिफ्थ ग्रुप के पोर्शन है और सिक्स ग्रुप में है उसमें से बहुत सारे कुछ कॉमन है, कुछ सिलेबस का पार्ट है, कुछ नहीं है। बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम और सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम आयन का टेस्ट आप ऑलरेडी नाइट्रोजन फैमिली में पढ़ चुके हैं, जिसको हम लोगों ने नेस्लर रीजन के साथ रिएक्शन कराया था। आयोडाइड ऑफ मिलन स्पेस याद होगा, तो वो सब हम लोगों ने किया था। शुरुआत के चारों जो टेस्ट हैं, चारों ग्रुप के टेस्ट हैं बेसिक रेडिकल के, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। आज हम लोग एसिड रेडिकल के टेस्ट को भी पढ़ेंगे, बट एसिड रेडिकल की टेस्टिंग को पढ़ने से पहले कुछ और प्राइमरी टेस्ट भी हैं। प्राइमरी टेस्ट का मतलब कुछ ऐसे टेस्ट हैं जिनको इन सब टेस्ट के करने से पहले भी प्राइमरी तरीके से किया जाता है, जिनमें से एक बहुत कॉमन नेम है फ्लेम टेस्ट, है ना। तो फ्लेम टेस्ट के बारे में भी बात हम लोग आज करने जा रहे हैं। अच्छा, फ्लेम टेस्ट को पढ़ने से पहले हम कुछ जनरल बातें जैसे जो कि प्रैक्टिकल में आप करते आ रहे हैं वो मैं ज़रा बता देता हूँ। जैसे हम लोग एक टर्म जानते हैं कि जब भी किसी केमिकल मिक्सर को हीट किया जाता है तो ये एक बुनशन फ्लेम है ना, बुनशन फ्लेम। इसी के अंदर आपको हीट करना होता है। ये बुनसन फ्लेम की बात आप करते हैं, बर्नर है और इस बर्नर में कैसे इसको दिखाते हैं। दरअसल ये लेयर है, ये जो लाइट है, ये जो हीट है उसको दिखा रहा है। तो ये अपर पार्ट है ना, ये अपर पार्ट और ये लोअर। तो एक बात समझिएगा, ये जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, और ये नॉन ल्यूमिनियस होता है, ल्यूमिनस। जबकि जो अंदर वाली आप लेयर देख रहे हैं ये क्या है, ये रिड्यूसिंग फ्लेम है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिड्यूसिंग फ्लेम, या ये पोर्शन जो है वो ल्यूमिनस पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, ल्यूमिनस पार्ट होता है, ठीक है। एक और बात, ये जो पॉइंट है यहाँ लोवेस्ट टेम्परेचर जोन होता है, लो टेम्परेचर जोन। ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि मेंस एडवांस में इस तरह के क्वेश्चन आ गए, इधर T1 लिखा है, T2, और जस्ट इसके फ्लेम के बाहर ये जो पॉइंट है वो हाई टेम्परेचर जोन होगा। बात समझा रही? तो ये सब बातें हम लोगों को जाननी है कि एक हाई टेम्परेचर जोन, लो टेम्परेचर जोन, कहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, कहाँ कम होगा, इसको एक बार और समझा जाए हम लोग। जैसे कि 2 बातें हैं कि हम लोग ऊपर वाले को ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बोलते हैं। तो उसका कारण क्या है कि ऊपर वाले पोर्शन में ऑक्सीजन का प्रेजेंस रहेगा ना, तो ऑक्सीजन का अगर प्रेजेंस रहेगा तो वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर देगा। तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का मीनिंग भी क्या है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो ये बात आप समझ सकते हैं, एयर के कांटेक्ट में है, इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। बट ये जो पोर्शन है यहाँ पे आप लिख सकते हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस, ये ऑक्सीजन का एब्सेंस होगा, और इसीलिए इस फ्लेम को हम लोग नाम क्या देते हैं, रिड्यूसिंग फ्लेम, और जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। तो पहले तो ये सब बेसिक थ्योरी आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि बुनशन बर्नर जो है उसके अंदर किस तरह से फ्लेम आती है, कहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है, कहाँ पे कम होता है। इन सब का बड़ा यूज़ है, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल करेंगे बहुत सारे, तो इस तरह के बुनशन फ्लेम बर्नर की ज़रूरत होगी, उस फ्लेम की ज़रूरत होगी, तो इसका आइडिया हमें होना चाहिए। कई बार बेसिक क्वेश्चन इससे आते हैं। 1-2 बातें और समझनी है हम लोगों को। हम जब कभी भी किसी मिक्सर को हीट करेंगे तो हमें ये डिसाइड करना होगा कि हम उसको रिड्यूसिंग फ्लेम में हीट कर रहे हैं या ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में। तो अब कैसे करेंगे हम? अब ऐसा तो है नहीं कि हम इसको नीचे वाले पार्ट में हीट करने लगे या ऊपर वाले पार्ट से हीट करने लगे। तो उसके 2 तरीके हैं, उसको हम कैसे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग फ्लेम में देंगे उसको ज़रा समझिएगा। उसमें 2 बातें हैं। एक बात, फर्स्ट केस कैसे होगा
अगर मान लीजिए हमारे पास ये जो बर्नर है ऐसे आपने बनाया है, ठीक है, और अगर मैंने क्या किया, जो इनसाइड आपने यहाँ पे ब्लो पाइप है, ये क्या है, ब्लो पाइप है। आप देखा होगा, आप अभी भी गांव घरों में क्या होता है, चूल्हे में जो खाना बनता है उसमें क्या होता है, फूंक मारी जाती है, तो फूकनी जिसको आप बोलते हैं, आप हिंदी भी बिल्कुल क्लियर है आपको। तो उस फूकनी से क्या किया जाता है, हम उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, तभी तो वो जलेगा ना। तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करने वाला एक फूकनी यानी या ब्लो पाइप बोल सकते हैं। इसके थ्रू आप एयर को पास कराते हैं या इनर्ट गैसेस को पास कराते हैं, ठीक। अब अगर आपने क्या किया, इस बुनसन फ्लेम में ये रिड्यूसिंग फ्लेम के अंदर यानी फ्लेम के अंदर से अगर ब्लो पाइप कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में पूरा का पूरा ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं वो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में। और क्यों ना होना चाहिए, क्योंकि आपने तो ऑक्सीजन पास कर दिया ना, तो ये वाला जो पोर्शन है अपने आप में किस में बदल जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, यानी ये ऑक्सीडाइज कर सकता है और ये ऐसे कन्वर्ट हो जाता है। पूरी लेयर इस तरह से आपको दिखने लगेगी। तो एक तो ये हो गया। दूसरा केस क्या होगा, दूसरे केस में अगर आपने बुनसन फ्लेम में, यहाँ पे हमने ऐसे इसको दिखाया, और अगर हम एबव फ्रॉम द फ्लेम है, आउटसाइड फ्रॉम द फ्लेम, तो अगर हमने बाहर से इसको एयर पास कराया है, एयर ब्लो पाइप अगर आपने बाहर कर रखा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये पूरा का पूरा पोर्शन रिड्यूसिंग फ्लेम में कन्वर्ट हो जाएगा, रिड्यूसिंग फ्लेम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तरीका होता है हमें कि हम किस तरह से इस फ्लेम का यूज़ करेंगे एज ए रिड्यूसिंग फ्लेम, एज ए ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। तो ये पूरा पोर्शन भी ऐसे ही फ्लेम में कन्वर्जन हो जाए, ठीक। तो ये दो बातें ध्यान रखिएगा। मतलब ऐसा नहीं होता कि हम फ्लेम को ही अपर पार्ट और लोअर पार्ट से करें, हम उसी पाइप के थ्रू उसको इनसाइड से अगर करेंगे तो अलग फ्लेम होगा, और अगर आउटसाइड से करेंगे, एयर फ्लो करेंगे तो अलग टाइप का फ्लो होगा, और उससे आप रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग दोनों फ्लेम में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। तो ये जो मैंने बातें बताई, ये सॉल्ट एनालिसिस में एक तरीके से एपरेटस का यूज़, हीटिंग का यूज़ कैसे हम करेंगे, उन सब की मैंने बात बोली है। अब इसको समझने के बाद हम लोग बात करेंगे फ्लेम टेस्ट की। फ्लेम टेस्ट है क्या, उसमें क्या किया जाता है, तो बेसिकली उस पर बात करें। तो उससे पहले आप एक बार ज़रा ये पूरी बातें नोट लिख कर लीजिए, और पॉइंट वाइज आप सब चीज़ों को लिख भी लीजिएगा। तो नोट करिए इसको पहले। चलिए, तो इसको आप नोट कर लिए होंगे। तो अब हम बात फ्लेम टेस्ट की करेंगे, और फ्लेम टेस्ट में क्या होता है उस पर बात करते हैं। बेसिकली फ्लेम टेस्ट मेटल के टेस्टिंग की बात करता है, और वो मेटल्स एल्कली और एल्कलीन अर्थ मेटल के टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है आपको। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि फ्लेम टेस्ट इज स्पेशली डिज़ाइन फॉर द टेस्ट ऑफ एल्कली एंड एल्कलीन अर्थ मेटल्स, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे, इसको बात ज़रूर समझ लीजिए, ठीक है। तो हम ये बात यहाँ पे लिख सकते हैं, मेनली यूज्ड फॉर द टेस्ट ऑफ एल्कली एंड एल्कलीन अर्थ मेटल। तो इनके एक स्पेसिफिक टेस्ट के साथ आप इसको डिफाइन कर सकते हो। तो मेनली इन्हीं मेटल्स की बात आप करेंगे, मेनली यूज्ड फॉर द टेस्ट ऑफ एल्कली एंड एल्कलीन अर्थ मेटल्स। क्या किया जाता है उसको जरा समझ लीजिए। तो इसमें क्या किया था, क्लोराइड्स ऑफ एल्कली और एल्कलीन अर्थ मेटल, क्लोराइड्स के फॉर्म में इन मेटल्स के क्लोराइड्स को दरअसल हम लोग बुनसन बर्नर में हीटिंग कराएंगे, और हीटिंग के बाद डिफरेंट जो कलर होंगे, कलर के बेसिस पर आप उसको डिफाइन कर देंगे कि कौन सा मेटल की बात की जा रही है ना। तो अच्छा, होता क्या है, होता बेसिकली ये है कि हम क्या करेंगे, जो भी मेटल है उसके क्लोराइड्स को बुनसन फ्लेम में हीट करेंगे। तो हीट करते ही क्या होगा, मेटल के अंदर
जो मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हायर एनर्जी लेवल पे पहुंच जाएंगे, और हायर एनर्जी लेवल पे पहुंचने के बाद जब वो री इमिशन करेंगे, लाइट का इमिशन करेंगे, बैक ग्राउंड स्टेट पे आएंगे, और ग्राउंड स्टेट पे आने के बाद जो कलर इमिट करेंगे, जो वेवलेंथ जो ट्रांजिशन करेंगे, उससे जो लाइट इमिट होगी, दरअसल उसी को हमें चेक करना होगा, और उसके बेसिस पर हम ये कलर बता देते हैं कि ये फ्लेम टेस्ट में सोडियम का कलर है या मैग्नीशियम का कलर है, ये कलर अगर है तो ये पर्टिकुलर मेटल का होगा। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन है। बट बेसिकली फ्लेम टेस्ट में क्या किया जाता है उसको फिर मैं समझा दूँ। दरअसल सॉल्ट ऑफ मिक्सर होगा, और इसको आप कॉन्सेंट्रेट HCl के साथ आप मिक्स कर देते हैं, जिससे इसके मेटल क्लोराइड बन जाते हैं। एक और बात ध्यान रखिएगा, वोलेटाइल मेटल क्लोराइड होना चाहिए, वोलेटाइल मेटल क्लोराइड्स, ताकि वो वेपराइज हो पाए, है ना। और फिर हमें क्या करना होता है, फिर हमें एक प्लेटिनम वायर का यानी लूप आप ऐसे बना दें, लूप मतलब एक पाइप की तरह रहता है, तो प्लेटिनम वायर का इस तरह का एक लूप बना होता है, प्लेटिनम वायर लूप। और इस लूप को क्या करते हैं हम लोग, लूप को इसके अंदर डिप करते हैं, जो सोल्यूशन बनेगा इसको डिप कर देंगे, तो डिप करने के बाद मेटल क्लोराइड को यहाँ पे मिल जाएगा, मिक्सर बन जाएगा। अच्छा, दो क्वेश्चन कि प्लेटिनम वायर ही यूज क्यों किया जाता है, बिकॉज आप बोल सकते हैं इनर्ट मेटल है, इजीली रिएक्शन नहीं करता है ना किसी से, प्लेटिनम गोल्ड, तो ये सबसे इनर्ट मेटल है, दैट्स वाई वो रिएक्शन नहीं कर। तो इस प्लेटिनम वायर में हमने क्या किया, इस प्लेटिनम वायर को, इस लूप को जो आपने लूप बनाया है उसको इस सोल्यूशन मिक्सर में आपने डिप कर दिया। और डिप करने के बाद हम क्या कर रहे हैं जरा समझिएगा, डिप करने के बाद जो बुनशन बर्नर था, उस बुनसन बर्नर में इस डिप करने के बाद आप उसको लाए और इसको यहाँ पे हम लोग हीट करते हैं। तो जैसे ही इसमें टेम्परेचर मिला तो इसकी वेपर्स बाहर आएंगी, और वेपर्स बाहर होने के बाद ये क्या है, वेपर्स ऑफ मेटल क्लोराइड्स। और इन्हीं वेपर्स के कलर से हम लोग क्या बताते हैं, हम डिफरेंट कलर आएंगे और उस कलर के बेसिस पे मेटल को हम डिफाइन कर देंगे। लेकिन इसमें एक खास बात, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम एंड रिड्यूसिंग फ्लेम, ये दो अलग अलग फ्लेम में इसके कलर आएंगे, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो अलग कलर है, यहाँ पे अलग कलर है, तो बट हम लोग यहाँ पे जो भी एक कलर आएगा, तो बेसिक इन जनरल कलर की बात करेंगे तो कोई एक कलर जो आता है उसके बेसिस पर हम ये बता पाते हैं कि कौन सा कलर किस पर्टिकुलर मेटल के लिए डिफाइंड है। हालांकि आपको याद करना होगा, तो पहले तो जो मैंने ये बात बताई है वो ये बताया कि इस फ्लेम टेस्ट में हम करते क्या हैं, है ना, कैसे प्रैक्टिकली कैसे किया जाता है, ये सब आपको लैब के अंदर करने को मिलना चाहिए। स्कूल में कुछ जगह कराया जाता है, बट बहुत मुश्किल है, कम से कम थ्योरेटिकली आपको पता रहे कि कभी अगर चांस मिले तो कैसे करना है, ठीक है ना। तो ये एक पूरा एक्सरसाइज है कि कैसे हम फ्लेम टेस्ट क्या करते हैं, किन के लिए किया जाता है, कैसे किया जाएगा, वो सब क्लियर हो, ठीक। अच्छा, अब इसको पहले बना लीजिए, फिर मैं पर्टिकुलर मेटल्स की एक लिस्ट है जिसमें हम लोग, तो मैं यहाँ पे फ्लेम टेस्ट के बारे में एक डेटा आपको यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ठीक है। जैसे कुछ कलर है मेरे पास, इसको नोट ही करना होगा आपको, तो ये आपको लिख लेना है। क्रिम्सन रेड में दो कलर है, एक तो लिथियम और स्ट्रोंशियम, आपको प्रैक्टिस करना है बार बार भाई। और फिर गोल्डन येलो है जिसमें हम लोग बात करेंगे सोडियम की, और लिलैक है, ये बेसिक रेड कलर का ही होता है, और के है, ब्रिक रेड है, ये आपके पास कैल्शियम है। इसके बाद एप्पल ग्रीन है जिसको हम लोग बेरियम बोलते हैं, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं जिनको हमको याद रखना है, और ये बस प्रैक्टिस करिएगा, अपने आप इसको कंपेयर कर देंगे। एक और ख़ास बात, एक इसी में नोट करके एक पॉइंट है कि बेरिलियम एंड मैग्नीशियम मेटल्स डोंट पार्टिसिपेट
पार्टिसिपेट इन फ्लेम टेस्ट। उसका कारण ये है कि एक्साइटेशन तो सब कुछ होगा, लेकिन इससे जो वेवलेंथ आपको नज़र आएगी, इससे जो एक्साइटेड स्टेट के जाने डी एक्साइटेशन के बाद जो कलर का वेवलेंथ आएगा वो विजिबल रीजन में नहीं आता है ना। तो विजिबल रीजन के बाहर होने के कारण ये दोनों अपने उस कलर को यहाँ नहीं दिखा पाते, और उस कंडीशन में आप बोलते हैं कि ये पार्टिसिपेट नहीं करते, फ्लेम टेस्ट इजीली पार्टिसिपेट नहीं करता। इस बात को बहुत अच्छे से क्लियर रहे, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो ये तो हमें याद रहे, पहले तो इनकी प्रैक्टिस ही करनी है और कुछ काम नहीं। और ये एक इन्फॉर्मेशन कि बेरिलियम और मैग्नीशियम जैसी मेटल जो है वो फ्लेम टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ना करने का कारण कि इनसे जो जनरेट होने वाली जो लाइट है, जो वेवलेंथ है, वो विजिबल रीजन पे नहीं आती है, और इसलिए उसको हम फ्लेम टेस्ट में काउंट नहीं करेंगे। फ्लेम टेस्ट तो वही होगा जब कलर दिखेगा, तो ऐसा इसके अंदर नहीं हो पाता। ठीक, तो ये पूरा फ्लेम टेस्ट के बारे में जो मैंने एक एक बात थी वो बता दी है, इसको एक बार पूरा नोट कर लीजिए और समझ भी लीजिए। चलिए, हो गया। तो अब हम बात इस पे और आगे बढ़ते हैं, और एक और टेस्ट जो बहुत पूछा जाने वाला है वो भी मैं पहले डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पे। अब ये फ्लेम टेस्ट दरअसल कई बार आपको एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर भी मिलेगा, एस ब्लॉक का ही पोर्शन है दरअसल, तो एस ब्लॉक के अंदर इसके बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, तो आप उसको वहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। चलिए, तो एक और इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, और वो क्या है, वो हम लोग बोरेक्स बीट टेस्ट पढ़ते हैं। बोरेक्स बीट टेस्ट, तो इसमें क्या होता है, कैसे होता है, उसको जरा एक बार समझना है। बोरेक्स के बारे में आपको पता है, दिस इज Na2B4O7.10H2O, ये बोरेक्स है। और इसके बीट टेस्ट का मतलब किस तरह से हम लोग कर रहे हैं, पहले उसको समझा जाए। तो इसको हमें क्या करना होता है, इन बोरेक्स को हीट किया जाता है, और हीटिंग करने के बाद स्वेलिंग आ जाती है, और स्वेलिंग के बाद जो केमिकल बनेगा उसको जरा मैं हीटिंग लिखता हूँ पहले। तो Na2B4O7.10H2O, जब आप इसको हीट करेंगे तो इनिशियली से वाटर बाहर हो जाएगा, Na2B4O7 बन जाएगा, 10 टाइम्स ऑफ वाटर बाहर हो गया। फर्दर हीट होता है तो NaBO2 बन जाता है, और प्लस B2O3 बन जाता है। तो दिस इज द सोडियम मेटाबोरेट, एंड दिस इज द बोरिक एनहाइड्राइड, बोरिक एनहाइड्राइड। ठीक, तो ये मिक्सचर जो है, इस मिक्सचर को हम दरअसल बोरेक्स बीड फॉर्म में हम लोग मानते हैं। ये बीड है, एक ग्लासी मटेरियल होता है, एक ग्लासी मटेरियल आपको दिखेगा, ट्रांसपेरेंट, आप ट्रांसपेरेंट, तो ये मटेरियल आपको दिख जाता है। तो अब ये कैसे, इसको यूज़ कैसे करना है, सबसे पहली चीज़ तो केवल बोरेक्स बीट टेस्ट ही नहीं पढ़ना, यूज़ कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक बार पहले आप इस रिएक्शन को नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ।
ठीक है, तो नोट कर लिया। अब जरा देखो इसको करते कैसे हम लोग। तो हम लोग फिर उसी तरह से का प्लेटिनम जो लूप था, प्लेटिनम वायर का जो लूप बनाते हैं आप इस तरह से, ये प्लेटिनम वायर लूप है, उसी का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। और इस प्लेटिनम वायर लूप को इस तरह से बना लिया हमने, ठीक। अच्छा एक बात ज़रा समझिएगा, इसको हम लोग कैसे कर रहे हैं। इस प्लेटिनम वायर लूप को पहले हम लोग इस बोरेक्स से ही मिक्स कर देते हैं, इसको सीधे इससे नहीं लाते। हमने क्या किया, इस प्लेटिनम वायर को इसके अंदर डिप कर दिया। इस केमिकल, ये पाउडर है, वाइट पाउडर आपको मिलेगा, है ना, वाइट पाउडर की तरह आपको मिलेगा। तो इस पाउडर के अंदर डिप कर दिया, और डिप करने के बाद इसको इसके साथ डिप करने के बाद फिर हम इसको हीट करते हैं, यानी बुनसन बर्नर पे ले जाते हैं, बुनसन बर्नर, फिर रिड्यूसिंग फ्लेम में हम इसको हीट कर देते हैं, रिड्यूसिंग फ्लेम। तो रिड्यूसिंग फ्लेम मतलब इस तरह से हमने इसको हीट कर दिया, आप ऐसे दिखा सकते हो। तो ये हम इसको यहाँ पे इस तरह से हीट कर दिया गया। और ध्यान है, इस प्लेटिनम वायर के अंदर ऑलरेडी बोरेक्स आपने मिला दिया है। तो जैसे ही आप इसको हीट करते हैं, तो हीटिंग करने के बाद, हीट करने के बाद इसको बाहर कर लेंगे। हीट करने के बाद फिर ये हीट होता है ना, फिर ये डिकम्पोज होता है, और फिर ये प्लेटिनम वायर के लूप में ये मिक्सचर बन जाता है। और वो एक ट्रांसपेरेंट इस तरह का ग्लासी, इस तरह का जो प्लेटिनम वायर के ऊपर, ये तो हम लोगों ने ऐसे प्लेटिनम वायर लूप है, इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट इस तरह का ग्लासी मटेरियल यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ट्रांसपेरेंट ग्लासी मटेरियल। तो ये है, इस तरह से हम इसको बना पाते हैं, ठीक। अब क्या करना है, अब फिर जरा देखिए, फिर इसको हम लोग दोबारा से बुनसन फ्लेम में आपको ले जाना है, और इस रिड्यूसिंग फ्लेम है ये, और ये ऑक्सीडाइजिंग है, और ये दोनों फ्लेम के बाद जैसे ही इस प्लेटिनम वायर को अब आप लेके जाएंगे, तो इसमें रिड्यूसिंग फ्लेम में अलग कलर होगा और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में अलग कलर होगा, बिकॉज। तो एक और खास बात ध्यान रखिएगा, ये बोरेक्स बीड टेस्ट, बोरेक्स बीड टेस्ट स्पेशली टेस्टेड फॉर such metal which have variable valency so that क्या हो, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और रिड्यूसिंग फ्लेम में अलग अलग टाइप के कलर भी दे दें, और स्पेशली डी ब्लॉक एलिमेंट्स मेटल। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि कोई भी टेस्ट आप सब जगह करा दें। तो दरअसल ये जो रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में डिफरेंट कलर देने का मतलब हुआ, तो वो मतलब यही हुआ कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के टाइम पर किसी मेटल की डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्साइड बनेगा, और जो रिड्यूसिंग फ्लेम होगा उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट अलग होगा, और इसीलिए दो डिफरेंट कलर आपको अलग अलग जगह पे मिल रहे हैं। अगर आपको किसी मेटल का दोनों ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और रिड्यूसिंग फ्लेम में सेम कलर मिलता है, अगर ऐसा है, तो इसका मीनिंग क्या है कि उसके अंदर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, वो दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं है, वो एक ही जैसा है। तो ये सब बातें ध्यान रखिएगा। तो ये इसीलिए बोरेक्स बीड टेस्ट स्पेशली डिजाइन उन्हीं के लिए है, उन मेटल के लिए है जिनमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती, वेरिएबल वैलेंसी होती, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट लिख सकते हैं आप, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जनरली मेटल्स के लिए है, और कौन से मेटल्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। तो अब ये तो हो गया तरीका, क्या करना है मैं एक बार थोड़ा तरीके से फिर बता देता हूँ। हमने बोरेक्स लिया, बोरेक्स को पहले, बोरेक्स एक वाइट पाउडर है, और बोरेक्स वाइट पाउडर को अगर आप हीट करें तो NaBO2 और B2O3 बनता है, स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग के बाद सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक एनाइड्रेट का मिक्सर बन जाता है। तो हमने एक प्लेटिनम वायर लूप बनाया, और उस लूप को पहले तो बोरेक्स के साथ पाउडर के फॉर्म में उसको मिक्स कर दिया, ठीक है ना, तो उससे पाउडर ले लिया। अच्छा, उस पाउडर को जैसे उसके अंदर रख लेंगे, उसके बाद फिर हम उसको हीट करेंगे, बुनसन फ्लेम में रखेंगे। तो जब आप बुनसन फ्लेम में हीट करोगे तभी जाके बोरेक्स डिकम्पोज हो जाता है, बोरेक्स हीटिंग होगा, और फिर बोरेक्स हीट होने के बाद फिर क्या होगा, एक ग्लासी बीड बन जाएगी, उस प्लेटिनम लूप के ऊपर ग्लासी ट्रांसपेरेंट बीड बन जाती।
और वही जो ट्रांसपेरेंट बीड होगी वो दरअसल उस मिक्सर में मिक्स करने के बाद जिस मेटल को आप यूज़ करेंगे उसको जब आप इसके साथ हीट करोगे तब डिफरेंट टाइप के कलर्स इसमें आपको दिखेंगे। तो ये कैसे होगा, मैं ज़रा उसको समझा दूं, पहले आप इतना नोट करिए, फिर मैं आगे टेस्टिंग की बात कर रहा हूँ। हो गया। चलिए अब मैं इसके एक एग्जाम्पल पे बात करता हूँ, किसी एक को प्रॉपर टेस्ट के करके बता दो। चलिए मैं मान लेता हूँ आपके पास एक कॉपर मेटल है और कॉपर का कार्बोनेट है, कॉपर Cu+2 में है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम दरअसल यहाँ पे इसको हीट करेंगे। तो हीट करने के बाद CuO बना और CO2 बाहर हो गया। इस कॉपर ऑक्साइड का हमें टेस्ट बताना है, तो हमने बोरेक्स के साथ यूज़ किया और बोरेक्स जब मिक्स करोगे तो दरअसल है क्या, B2O3 और प्लस NaBO2 का मिक्सर था। तो रिएक्शन ये क्या है, एसिड। अब समझना जरा ध्यान से, एसिड कौन सा, HBO2 का एनाइड्राइड है या H3BO3 का। लेकिन मैंने आपको बताया था कि कभी भी एज ए एसिड आप इसी को यूज़ करते हो। ये हो गया एसिड, ये हो गया बेस, तो आपस में रिएक्शन करके क्या बनेगा, CuBO2 का होल ट्वाइस, यानी कॉपर मेटा बोरेट बन गया। अब ये हो गया पहला एक कलर। अब जरा समझिएगा इसको कैसे हम लोगों ने बना, ये ब्लू कलर आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो ये कौन सा है, ये ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में है। अब ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के बाद आप फर्दर क्या करोगे, फर्दर आपके पास कार्बन भी रहता है और साथ साथ NaBO2 होगा अभी इसके साथ, ये दोनों मिक्सर था ना। कार्बन कहाँ से आया इसको जरा समझिएगा। जो रिड्यूसिंग फ्लेम होता है, रिड्यूसिंग फ्लेम में दरअसल कुछ फ्यूल जिसका कंबशन नहीं होता है वो कार्बन इमिशन करता है, ध्यान रखिएगा हमेशा। रिड्यूसिंग फ्लेम में जो रिड्यूसिंग फ्लेम है वो इंटरनल पार्ट है और उसके अंदर इनकम्बशन वाला जो फ्यूल होगा उसके अंदर कार्बन होता है, उस कार्बन से ये रिएक्शन भी कर रहा है। तो अब जरा देखिएगा रिडक्शन में क्या होगा। अब आपके पास यहाँ पर जब रिएक्शन होगी तो सिंपली आपके पास कॉपर वाला केस, यानी इस तरह से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे उसको जरा समझिएगा। इसका फर्दर रिडक्शन, कॉपर सॉलिड, फिर ये बन जाएगा Na2B4O7 और ये सिंपल कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो ये जो बन रहा है वो रेड कलर का आपको मेटल मिल जाता है। तो ये दो टेस्ट आपको कॉपर के दिख गए, एक क्या, एक ब्लू कलर जब आपने फ्लेम टेस्ट लिया, फ्लेम टेस्ट इन ऑक्सीडाइजिंग पार्ट, है ना। तो इस कंडीशन में आपको ब्लू कलर मिला। लेकिन जब हम लोगों ने रिड्यूसिंग फ्लेम में पूरी बात पढ़ी तो आपको पता है कि रेड कलर में आपको मिल गया, और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉपर सॉलिड। यहाँ ब्लू कलर किसके कारण मिला, CuBO2 का होल ट्वाइस, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पोर्शन आपको फ्लेम टेस्ट के अंदर दिखेगा। तो ये पूरा जो पॉइंट है उसको फिर एक बार सही से आप समझ लीजिए, और सब कुछ लिखा है एक बार उसको पढ़ भी लीजिए, देखिए फिर मैं और बताता हूँ आपको। चलिए मैं फिर एक बार पूरी बात समझाता हूँ। आपके पास कॉपर कार्बोनेट था, वो तो ऑक्साइड आपने बना लिया, ठीक है। इस कॉपर ऑक्साइड वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 और +1 दोनों में होगा। तो पहले तो ये बोरेक्स के साथ जब हीट किया गया तो ये CuBO2, हालांकि इसके बीच में एक स्टेप रहेगा, मतलब CuBO2 भी बनेगा एक स्टेप बीच में, और फर्दर फिर इस पे आएगा, है ना। बट अब मैंने दिखाया नहीं, सिंपली सीधा लिख दिया।
तो पहले इससे ये बनेगा और फिर बाद में ये बनेगा। तो फर्दर आप कॉपर तक पहुंचने के लिए पहले +2 था, बाद में कॉपर +1 बना और बाद में फिर कॉपर आया। तो ये डिफरेंट साइड आए, पहले आपने, फिर ये हीट हुआ तो कॉपर सॉलिड, ये रेड कलर है, और ये दरअसल कॉपर फ्लेम, सॉरी, जब बोरेक्स बीट टेस्ट दे रहा था तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में उसने ब्लू कलर दिया बोरेट बनाकर, और जो फ्लेम, जो रिड्यूसिंग फ्लेम थी उसमें जाके वो रेड कलर दे देता है। हालांकि ये बात आपको याद रखनी होगी अलग अलग कि किस फ्लेम में कौन सा कलर कौन सी मेटल देता है। तो आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानने, प्रैक्टिस करने, तो पहले इसको नोट कर लीजिए एक करके आप। चलिए, तो इसको पूरा नोट कर लिया होगा आपने। तो एक बात फिर मैं समझा दूं कि किस तरह से इस कॉपर को टेस्ट किया। अच्छा, एक और अब जो टेबल है उसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे, और उसको आपको लर्न करना होगा कि डिफरेंट मेटल्स के लिए आपको ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग फ्लेम में कौन कौन से कलर दिखेंगे। जैसे एक पूरा टेबल है उसको लिख लिया जाए। जैसे कि मैं यहाँ पे मेटल लिख रहा हूँ और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और ये रिड्यूसिंग फ्लेम। अच्छा, इसको हम लोग एक तरीके से ऐसे भी मान सकते हैं कि इन हॉट आप लिख सकते हो, यानी टेम्परेचर ज़्यादा रहता है ना यहाँ पे लोअर पार्ट में, इन हॉट कंडीशन, इन कोल्ड कंडीशन, ये भी आप लिख सकते हैं ना। तो कॉपर जो मेटल है उसके साथ जब आप टेस्ट को देख रहे हैं तो ब्लू कलर आपको मिल जाता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा ये, और ये क्या मिल जाता है, रेड फाइनली। इस तरह से मैग्नीज में आपको ये कलर वायलेट रेड रहता है और ऑक्सीडाइजिंग में, लेकिन यहाँ पे कलरलेस हो जाता है। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी होंगी भाई। निकल में ये ब्राउन कलर का होगा, बट बाद में ये ग्रे कलर का होगा। इसी तरह से आयरन में Fe के अंदर पेल येलो होगा, लाइट येलो मतलब, और ये ग्रीन कलर का होता है। इसके अलावा क्रोमियम दोनों ही कंडीशन में ग्रीन होता है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या है कि इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों फ्लेम में एक जैसा कलर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं रहता, ये दोनों ही केस में +3 में रहता है। और फिर एक लास्ट कोबाल्ट में यहाँ पे ब्लू कलर होगा और यहाँ भी ब्लू कलर, तो ये दोनों सेम बात है। तो कुल मिला के आपके लिए ये दोनों बातें हैं कि इनमें कहीं कोई पार्ट नहीं है, इसमें एक जैसा। अच्छा, यहाँ जो बनेगा कंपाउंड वो सब क्या बनेगा, बोरेट, मतलब कैसे, CuBO2 का होल ट्वाइस। यहाँ पे कैसे बनेगा, MnBO2 का होल ट्वाइस, बाद में डिकम्पोज होकर ऑक्सीडेशन स्टेट बदल जाता है। यहाँ पे NiBO2 का होल 4 वाला रहेगा, यहाँ पे FeBO2 का होल थ्राइस, यहाँ पे CrBO2 का होल थ्राइस, यहाँ पे COBO2 का होल थ्राइस। तो ऐसे आपको बदलने, बाकी आगे तो हमें मेनली कलर आपको याद रखें। ज़्यादातर केस में ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ही कलर आपसे पूछकर क्वेश्चंस हो जाते हैं या आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछा गया है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है अलग अलग तरीके से। तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट हैं, एक तो फ्लेम टेस्ट एंड दूसरा बोरेक्स बीट टेस्ट, ठीक है। तो इनको बहुत अच्छे से समझिए। जनरली ये मेटल को कंफर्म करने वाले टेस्ट हैं दोनों जो मैंने बताए। एक स्पेशली ट्रांजिशन मेटल्स के लिए है, और वो भी ऐसी ट्रांजिशन मेटल जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं, और जो दूसरा पार्ट है जिसको हम लोग पढ़ रहे थे फ्लेम टेस्ट, वो एल्कली और एल्कलीन अर्थ मेटल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है आपको। तो इसको नोट कर लीजिए आप।
चलिए, तो इसको अब हम लोग हटा देते हैं और अब हम एसिड रेडिकल जो हैं उन पे एनालिसिस करने जा रहे हैं और कुछ रेडिकल की टेस्टिंग हम लोगों को पढ़नी है, बहुत अच्छे से समझना है उसको, तो वो मैं एक एक करके बताता हूँ। हालांकि बहुत सारी बेसिक चीज़ें हम लोगों ने पहले भी पढ़ी हैं। तो टेस्ट ऑफ एसिड रेडिकल, एसिड रेडिकल में हमें क्या क्या बेसिकली जानना है, पहले तो उसको समझ लीजिए। कार्बोनेट आयन या बाई कार्बोनेट आयन के बारे में टेस्टिंग, सल्फाइड आयन एंड बाई सल्फाइड आयन के बारे में हम लोगों को एनालिसिस करना है। इसके अलावा हम लोगों को सल्फाइड आयन के बारे में डिटेल पढ़नी है। देन फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, इन सब आयंस पे बात करनी है। नाइट्रेट और नाइट्रेट आयन, नाइट्राइट आयन, इन पे बात करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। तो ये सब इस तरह की टेस्टिंग जो मेन पार्ट है, पहले मैं इस पे करूँगा और एक एक करके इन पे बात हम लोग करेंगे, ठीक है ना। अब जैसे हम लोगों ने बेसिक रेडिकल में ग्रुप रीजन पढ़े, इस तरह से यहाँ पर भी दो स्टेप में आपको बात करनी होगी। दो ग्रुप की तरह आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक में हम लोग डाइल्यूट H2SO4 का यूज़ करते हैं और एक में कॉन्सेंट्रेट H2SO4 का यूज़ करते हैं। उसका मीनिंग यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता और कॉन्सेंट्रेट वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो उसके कारण हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। तो मैं जैसे सबसे पहले टेस्ट ऑफ कार्बोनेट आयन की बात हम लोग यहाँ पे करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले केस की बात कर रहा हूँ। तो आप सिंपली उस मिक्सर को क्या करेंगे, डाइल्यूट H2SO4 के साथ आप जैसे ही कार्बोनेट आयन को लाएंगे तो आपको पता है कि कार्बोनेट आयन वीकर एसिड है, H2SO4 रहेगा, तो ये यहाँ पर क्या बन जाएगा, सल्फेट आयन अलग, और H2CO3 जो बना वो आपको CO2 और वाटर दे देगा। अब CO2 एक कलरलेस गैस है, ठीक है। अब इसकी टेस्टिंग आप कैसे जानोगे, तो आपको आगे बढ़ना है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में जैसे आप इसको ड्रॉप करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, यानी एक मिल्की सोल्यूशन बनेगा। तो ये इंपॉर्टेंट टेस्ट। और मिल्की सोल्यूशन के बाद जब आप फर्दर CO2 वाटर पास करा देंगे तो कैल्शियम के बाई कार्बोनेट के कारण मिल्कीनेस जो होगा वो डिसअपीयर हो जाएगा, है ना। तो ये सिंपल सा टेस्ट है और इसको बहुत अच्छे से हम लोगों को समझना है। अब यही टेस्ट सेम कार्बोनेट का भी है और बाई कार्बोनेट का भी है, तो क्योंकि अलग अलग थोड़ा हो गया, वो तो एक ही बात है। आप भाई अल्टीमेटली यही H लेके यहाँ बनेगा ना। तो बहुत सिंपल सा, बहुत स्ट्रेट टेस्ट है कार्बोनेट या आयन या बाई कार्बोनेट आयन का, कि हम उसको डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे जिससे आपके पास H2CO3 बना, वो डिकम्पोज हो जाएगा और एक आपको गैस देता है। अभी हमें नहीं कंफर्म कि गैस कौन सी है। गैस को फर्दर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब आप रिएक्शन कराओगे तो उस कंडीशन में कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। एक और इसका दूसरा पार्ट, अगर हम कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ इसकी रिएक्शन कराते कार्बोनेट वाले पार्ट में, कॉन्सेंट्रेट H2SO4, तो इसमें खास बात क्या ध्यान देनी, अब कार्बोनेट आयन या बाई कार्बोनेट आयन रिएक्शन करता और आपको कैल्शियम कार्बोनेट, रिएक्शन करने के बाद आपको क्या दे रहा है, CO2, और CO2 जो पोर्शन है वो अपने आप में टेस्ट हो गया, बट ये अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या है, मैक्सिमम। तो जो इसके पास ऑक्सीडाइजिंग पावर है उसका कोई लेना देना इससे नहीं होगा, तो इससे कोई फर्क नहीं आएगा। तो ये बात और ध्यान रखिएगा कि जब आप कार्बोनेट आयन को, तब आप कंफर्म हो जाते हैं कि ये CO2 की ही बात कर रहे हैं और ये अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। ये कंफर्मेटरी टेस्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। तो बहुत बेसिक, बहुत जनरल टेस्ट है कार्बोनेट आयन का या बाई कार्बोनेट आयन का, कि आप डाइल्यूट H2SO4 के साथ या डाइल्यूट HCl भी लिख सकते हैं, यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे जिसके बाद आपको कार्बोनेट यानी एक गैस मिल जाएगी। उस गैस को आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ पास कराते हैं जिससे मिल्की सोल्यूशन बन जाता है, और फर्दर अगर आप ज़्यादा CO2 पास कराएं तो मिल्कीनेस डिसअपीयर हो जाता है। तो ये एक सिंपल सा टेस्ट है, तो इसको आप सब लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग।
चलिए, तो अब हम लोग इस टेस्ट के बाद सल्फाइड आयन या सल्फेट बाई सल्फाइड आयन पे बात करते हैं। दोनों की टेस्टिंग एक ही तरीके की है, सल्फाइड आयन, और इम्पॉर्टेंट पोर्शन है टेस्ट ऑफ सल्फाइड आयन और बाई सल्फाइड आयन, एक ही बात आप बोल सकते हैं। तो फिर वही पहला केस जिसमें हम नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ इसको ट्रीट करेंगे, तो डाइल्यूट H2SO4 की तरह आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो सल्फाइड आयन को अगर आप जोड़ रहे हैं तो सबसे पहले H2SO3 के फॉर्म में आएगा और वही डिकम्पोज करके आपको SO2 गैस देगा। बात समझिएगा, है ना। तो सबसे पहले तो ये एक कलरलेस गैस होगा, ये आपको मिल जाएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसकी भी टेस्टिंग कैसे हो, तो इसमें भी सेम बात, एक सेम टेस्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या, कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में जब आप पास कराएंगे तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम सल्फाइड यहाँ भी आपको मिल्की सोल्यूशन मिल जाता है, ठीक है। लेकिन फर्दर SO2 और वाटर पास कराने के बाद यहाँ भी आपको मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगा, मिल्कीनेस डिसअपियर, ठीक है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाई सल्फाइड। बात समझ आ रही। तो ये दोनों चीज़ें हम लोग यहाँ पे बना पाएंगे। तो ये इस तरह से यहाँ तक एंड हो गया। अच्छा, लेकिन एक और ख़ास बात, ये बात तो हम लोगों ने CO2 में भी पढ़ी थी, लेकिन इसमें एक अलग बात है, दूसरा सेगमेंट। अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह हम लोग इसको बात करें और उस केस में देखो क्या होगा, SO2 का रिएक्शन अगर आप किसी K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम, KMnO4 एसिडिक मीडियम, H2O2 एसिडिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, Br2 वाटर या Cl2 वाटर, इन सब के साथ जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं इनमें क्या होगा, ये SO2 ऑक्सीडाइज होगा और सल्फेट आयन में बदल जाएगा। तो आप ये बोल सकते हो कि ये अगर डाइक्रोमेट के साथ रिएक्शन करेगा तो ग्रीन कलर दे देगा, क्यों, Cr+3 बनेगा। MnO4 में आएगा तो पर्पल कलर डिसअपियर हो गया। H2O2 में कलरलेस, Br2 का ब्रोमीन कलर डिस्चार्ज कर देगा, क्लोरीन का ग्रीनिश येलो कलर। तो ये सभी पार्ट अपने आप में ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये सब रिड्यूस होंगे और इनके कलर आपको मिल जाएंगे। तो SO2 में क्यों ऐसा हुआ, बिकॉज SO2 के पास +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब इसको बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है, तो दोनों केसेस हैं। और ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि पहला वाला टेस्ट तो प्राइमरी बात कॉमन थी कि आपने रिएक्शन कराया, जो गैस बना उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ पास करा दिया, सोल्यूशन मिल्की सोल्यूशन बनाता है, फर्दर डिसअपियर हो जाता है मिल्कीनेस। लेकिन यहाँ आने के बाद, इतने स्टेप के बाद, फिर एक जो दूसरा पोर्शन है उसमें SO2 की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +4 है, और अगर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ये अपने आप को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। घटाने वाले केस पे बाद में हम बात कर लेंगे। लेकिन इसमें क्या हुआ, ये टेस्ट, ये जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं इन सब के कलर को डिस्चार्ज करने का काम SO2 करेगा। और ये तो बहुत कॉमन आपने पढ़ा होगा कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का एसिडिफाइड सोल्यूशन जो कि ऑरेंज रेड कलर का होता है, ऑन पासिंग SO2 गैस गिव्स ग्रीन कलर सोल्यूशन, ग्रीन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ Cr+3 या क्रोमियम सल्फेट। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है और इसको हम लोगों ने यहाँ ध्यान रखना है। तो अगर ये दोनों बातें लिखी तो ऑब्वियसली वो SO2 के बारे में बात हो रही है। आप बोल सकते हैं सल्फाइड आयन का टेस्ट है, बाई सल्फाइड आयन का टेस्ट है, सभी एक ही बात है, तो इसको नोट कर लीजिए।
हो गया। चलिए, तो एक और इसमें स्पेसिफिक बात, चूंकि SO2 या सल्फाइड आयन तो रिड्यूस भी हो सकता है, तो उससे रिलेटेड भी एक बात हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो एक तीसरी इंपॉर्टेंट बात सल्फाइड आयन के अंदर है, और वो क्या होगी, जरा देखिए तीसरा टेस्ट क्या होगा। सल्फाइड आयन या बाई सल्फाइड आयन की अगर हम बात करें तो इसमें सल्फर +4 में है, और इसका रिएक्शन अगर हम किसी जिंक और एल्युमिनियम / एसिडिक मीडियम, ठीक है, या एक पोर्शन ये हो सकता है या दूसरा पोर्शन ये भी हो सकता है, जिंक और एल्युमिनियम एक्वस OH- बेसिक मीडियम। तो अब जरा ध्यान रखिएगा, ये हमने डाइल्यूट रखना है। आपको याद है जिंक और एल्युमिनियम क्या है, एम्फोटेरिक मेटल, एंड एम्फोटेरिक मेटल ऑन रिएक्शन विद acid and as well as base gives hydrogen gas। याद है जिंक प्लस एक्वस NaOH, मैंने बताया था आपको डिटेल में, तो आपको हाइड्रोजन मिलता था, या एल्युमिनियम प्लस एक्वस NaOH, तो यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस। और इनके साथ अगर एसिड है, चाहे वो आप H2SO4 की बात कर ले, डाइल्यूट है, तब भी आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगा। एल्युमिनियम है तो उस कंडीशन में भी आपको यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मिलेगा। तो आप ये बोल सकते हैं कि ये दोनों ही अपने आप में क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, और बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, बिकॉज आपके पास डायरेक्ट नेसेंट हाइड्रोजन होगा, तो ये भी रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब इससे रिएक्शन के बाद होगा क्या, रिएक्शन के बाद आपको H2S गैस मिल जाएगी, जो कि एक रॉटन एग स्मेल होगा। तो इस तरह से आप कंफर्म कर देंगे कि ये जो आयंस है वो अपने आप में सल्फाइड आयन है, सल्फाइड सॉरी। तो ये बात आपको यहाँ पे समझनी है। क्लियर हो गया? तो ये तीनों बातें हैं। एक तो हम लोगों ने SO2 को सीधे सीधे कराया कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर सोल्यूशन बनना, ये सिंपल सी बात थी। बट हमें ये पता है कि SO2 दरअसल बढ़ा भी सकता है ऑक्सीडेशन स्टेट और घटा भी सकता है। तो दोनों केसेस में अगर हम ऑक्सीडेशन करा देते हैं तो उस कंडीशन में आपको ये पता है कि सल्फेट आयन बन जाता था और बाकी सबको रिड्यूस कर देता था। लेकिन दूसरा केस क्या हो सकता था कि SO2 खुद अपने आप में रिड्यूस भी हो सकता है, और रिड्यूस होने पर इन सब केसेस में आपको H2S गैस दे देता, और जो कि रॉटन एग स्मेल है, और इस सब से आपको कंफर्म होगा कि वो सल्फाइड आयन की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। दोनों टेस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया है, और आज फिलहाल इसको हम लोग इतना एंड कर लेते हैं, और इसके बाद हम अगले लेक्चर्स के अंदर सल्फाइड आयन की, नाइट्रेट आयन की, हैलाइड्स आयन की कुछ और टेस्टिंग पढ़ेंगे। छोटी मोटी चीज़ें और होंगी, उसको हम लोग कवर कर लेंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये सब JEE मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन जो एडवांस में बात आप करेंगे वो केवल बेसिक रेडिकल की ज़्यादा होती। तो JEE मेंस के अंदर इस तरह के एसिड रेडिकल के भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। तो आज फिलहाल हम लोग उस टॉपिक को यहाँ पे एंड कर देते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग बचे हुए एनायंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज तक के लिए फिलहाल यहीं पे, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।